नमस्कार दोस्तों। GS 360 डिग्री बाई MCQ प्रोग्राम के तहत आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीतियां एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा उससे संबंधित MCQ देखने जा रहे हैं। हम सही उत्तर तो जानेंगे ही, साथ में अन्य दिए गए विकल्पों का उचित व्याख्या करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि दस्तक शब्द से तात्पर्य है यह विद्रोह से संबंधित है? नहीं। शुल्क मुक्त व्यापार से संबंधित है? यस। बंदरगाह और बाजार नहीं होगा। दस्तक शब्द से तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। इसके माध्यम से कंपनी शुल्क मुक्त व्यापार करती थी। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने कंपनी पर दस्तक के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कंपनी द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण ही मीर कासिम ने सारे आंतरिक कर, जिसे चुंगी कहते थे, को समाप्त कर दिया ताकि उसकी प्रजा भी कम से कम अंग्रेज कंपनियों के कर्मचारियों के साथ एक ही स्तर का व्यापार कर सके। 2 नंबर सवाल देखते हैं कि डच व्यापारी निम्न में से क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? तो इसका सही आंसर डी होगा, सूती वस्त्र। डच व्यापारी मुख्य रूप से सूती वस्त्र भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल से वे कच्चा रेशम, बुने हुए कपड़े, सोरा, चावल एवं गंगा घाटी की अफीम बाहर भेजते थे। 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नागपट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य स्थान बन गया। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था? तो इसका आंसर होगा सूत और गेहूं का। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत सूत तथा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में मशीनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई। 19वीं शताब्दी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट, कोयला, खान उद्योग की स्थापना हुई। पहला कपड़ा मिल 1853 में कावासाजी नानाभाई ने मुंबई में प्रारंभ किया था। 4 नंबर सवाल देखते हैं कि मोटराना और हथियाना किसे निर्दिष्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदार द्वारा अपने किसानों पर लगाए गए कर। किसानों द्वारा मोटराना और हथियाना नामक कर जमींदारों द्वारा नई कार खरीदने तथा अपने हथियारों के लिए किया जाता था। अगला सवाल देखते हैं कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूलने के अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने कर संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली लगाने को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया और 1776 ईस्वी में पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति कर पुनः 1 वर्षीय प्रणाली अपनाई गई और कर संग्रहण के अधिकार नीलाम कर दिए गए। 6 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इजारा। इजारा इजारेदारी प्रथा से संबंधित शब्द है जिसका अर्थ एक ऐसा अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। इजारेदारी प्रथा को 1782 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स द्वारा लागू कराया गया था। इस प्रथा की 2 विशेषताएं थीं। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई और दूसरी विशेषता थी सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। इस व्यवस्था से कंपनी को लाभ हुआ परंतु उनकी वसूली में स्थिरता आई। 1777 में पंचवर्षीय ठेके की जगह पर 1 वर्ष का कर लगा दिया गया। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि प्रति वर्ष नए नए व्यक्ति ठेके लेकर किसानों से अधिक कर वसूलते थे। 7वें सवाल को देखते हैं कि इजारा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह कृषि राजस्व की एक प्रणाली थी? नहीं। यह बिचौलिए दलालों की भूमिका बढ़ा दी? गलत।
ये इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित किया गया था। सही आंसर सी होगा। 8 नंबर सवाल देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में 5 साल के लिए पंचवर्षीय बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था से सरकार को अधिकतम राजस्व भी प्राप्त होता था। प्रत्येक वर्ष कंपनी के कर्मचारियों को भू राजस्व की वसूली में होने वाले परेशानियों से भी मुक्ति मिली, लेकिन पंचवर्षीय व्यवस्था असफल रही। कृषकों को बहुत कष्ट हुआ। अधिकतर ठेकेदार केवल सट्टेबाज थे, ना कि उन्हें कोई जानकारी थी और ना ही भूमि के अस्थायी रुचि रखते थे। इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित नहीं होता था। 9 नंबर सवाल देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। 10 नंबर सवाल देखते हैं कि सहकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो इसने निकोलसन ने दिया था। निकोलसन मद्रास का एक सिविलियन था। उसी ने सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में मद्रास सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में भारत में सहयोग साख समितियां चलाने का सुझाव दिया था। 11 नंबर सवाल देखते हैं कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिप्स फ्रांसिस। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस ने अस्थायी बंदोबस्त का विचार प्रस्तुत किया था, जिसे 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को जमीन का स्वामी मानकर भू राजस्व वसूला जाता था। कर सरकार निश्चित करती थी। 12 नंबर सवाल देखते हैं कि किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉर्नवालिस। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1789 में सर जॉन शोर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई पद्धति की रूपरेखा सामने रखी, जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी या जमींदारी या बिस्बेदारी के रूप में स्थापित हुई। अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई। यह ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था में लगान भू राजस्व का 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को और 1/11 हिस्सा जमींदारों को दिया जाता था। जेम्स ग्रांट ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का विरोध किया, जो कि यह स्वयं कॉर्नवालिस के प्रमुख सलाहकार थे, जबकि आर.सी. दत्त ने अस्थायी भूमि व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया। उनकी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात की सबूत मिलती है। अगला सवाल है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में। और 14 नंबर सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। अस्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली से संबंधित था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। और वहीं 16 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो इसका भी आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। 17 नंबर सवाल देखते हैं कि अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो बंगाल सूबा में और बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। तो चूंकि यहाँ उत्तरी कर्नाटक नहीं है, बनारस और बंगाल है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो जेम्स ग्रांट ने इसका विरोध किया था। 19 नंबर सवाल है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आर.सी. दत्त ने क्या विचार रखे थे? तो उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। अभी पीछे ही इसका व्याख्या हम लोग देखें। 20 नंबर सवाल है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? अब दिए गए विकल्पों को पढ़ते हैं। रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ये गलत है।
दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपत्य बनाना, ये भी गलत है। सी है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कुशलता बनाना, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत किया गया था, जिसमें लगान का 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को और 1/11 हिस्सा जमींदारों को दिया जाता था। और यह 1793 में लागू किया था, जहां पर बंगाल के सूबे में और उत्तर प्रदेश के बनारस और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में लागू किया गया था। 21 नंबर सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसके कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण यह पट्टा जारी नहीं किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि बंगाल में ग्रामीण समाज के चिर अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम प्रभाव क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आपने पहले ही देखा कि कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 10/11 सरकार को और 1/11 हिस्सा जो है वो जमींदार को मिलेगा। और यह बंगाल सूबा उत्तर प्रदेश के बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। और एक निश्चित समय पर लगान अदा न कर पाने पर भूस्वामी की जिम्मेदारी जब्त हो जाती थी, इसलिए इसे सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। औपनिवेशिक भारत के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1790 में लॉर्ड वेलिजनी ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इस कथन का सही उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ना कि लॉर्ड वेलिजनी ने। अब अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा के अनुरूप, अब कथन 1 और कथन 2 पर विचार करना है। कि कथन 1 कहता है कि जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% निर्धारित किया गया था। तो 70% निर्धारित नहीं किया गया था, यह गलत है। और दूसरा कथन है कि यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा ना कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब 25 नंबर सवाल देखते हैं कि चिर अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है इसमें कि चिर अस्थायी बंदोबस्त मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी में हिस्से में लागू किया गया था। नहीं, बंगाल सूबे में लागू किया गया था, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू किया गया था। 2 नंबर इसका कथन है कि चिरस्थायी बंदोबस्त में भूमि पर वंशानुगत अधिकारों वाले भूस्वामियों को एक नया वर्ग बनाया गया, जिसे जमींदार कहते हैं। यह कथन सही है, तो आपका एक गलत हो गया। जहाँ जहाँ है उसको कैंसिल कर दीजिए। और 3 नंबर सवाल पढ़िए कि चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे, हटाए जा सकते थे। तो ये कथन गलत है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, और इसका बी सही उत्तर होगा। ये हमारा पहला भाग था। दूसरा भाग भी हम लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।